Hello guys, welcome back my YouTube channel Wi-Fi Exam Points। फ्रेंड्स ये वीडियो CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी से रिलेटेड है और ये वीडियो फ्रेंड्स नए जो सिलेबस है जो कि CBSE अब पूछ रहा है, जिसने पुराना पैटर्न छोड़ दिया है और फ्रेंड्स पैटर्न जो है इस टाइप से पूछ रहा है कि एक प्रश्न में आपसे कई चीज़ें पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो पैटर्न है CBSE चेंज कर चुका है। अब इस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। इस वीडियो को देखिए और प्रश्नों का पैटर्न देखिए कि प्रश्न किस प्रकार के हैं और फ्रेंड्स आप अपना ज्ञान चेक करें कि आप इस तरह के प्रश्न कितने सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वीडियो को। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें और ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक को निम्न में से क्या करना चाहिए? ए, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाएं, या बी, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए, या सी, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे भी बहु परिप्रेक्ष्य में सशक्त हो सकें, या डी, कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। फ्रेंड्स सोचिए इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद है सोच लिया होगा आपने। तो चलिए मैं बताता हूं कि इसका आंसर क्या है। फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वह होगा हमारा सी, यानी विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहां पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वह सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 कि प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? फ्रेंड्स उसने पहले ही नेगेटिव वर्ड यूज कर दिया है कि प्रभावशाली नहीं है। आप इसका जरूर ध्यान रखें कि प्रश्न में ही पहले उसने नेगेटिव वर्ड का यूज किया है। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं कि विद्यार्थियों को संतुलित चुनौती की पूर्ण लक्ष्य के प्रति अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षक सहायता उपलब्ध कराना, या बी, कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना, या सी, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, या डी, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान देना ना पड़े। फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स यहां पे जो इसका आंसर होगा दोस्तों वह होगा डी। उसने पहले नेगेटिव वर्ड यूज किए हैं तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा वह डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था क्या कहलाती है? क्या कहलाती है फ्रेंड्स? उसमें क्या भूमिका हो सकती है उसकी? सोचिए इसका क्या आंसर होगा। ए है का कोई आपसी संबंध नहीं है, या बी की भूमिका नगण्य है, या सी का कोई प्रभाव नहीं होता, या डी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो फ्रेंड्स बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य की जो और सांवेगिक जो अवस्था होती है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए हमारा यहां पर आंसर डी बिल्कुल सही होगा, डी। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट है
प्रश्न नंबर 4, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। ए नंबर है भयावह सुसाध्यक, या बी प्रतिस्पर्धिक या सुसाध्यक, या सी सहयोगिक प्रतिस्पर्धिक, या डी प्रतिस्पर्धिक सहयोगिक। फ्रेंड्स कौन सा इसका आंसर बिल्कुल सही होगा बताइए, कमेंट करते रहें दोस्तों और अपना आंसर हमें बताते रहें, और आप अपना आंसर चेक भी करते रहें। कॉपी पेन लेकर के बैठें जिससे कि आपको पता चले कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर जो इसका आंसर सही हो जाएगा सहयोगिक और प्रतिस्पर्धिक, यानी सी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? ये फ्रेंड्स बे होगा, बे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो, या बी प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उपलब्ध कराना, या सी है फ्रेंड्स यहां पहाड़ लिख गया है जबकि पहाड़ होगा, पहाड़ उपलब्ध कराना विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों, या डी सीखने से ज्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना। तो फ्रेंड्स यहां पर हमारा जो आंसर होगा वह सी सही होगा कि ऐसे साधन उपलब्ध कराना विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो। तो यहां पर हमारा आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फ्रेंड्स फिर उसने नेगेटिव वर्ड यूज कर दिया, कौन सा कथन सही नहीं है, और चिंतन के विषय के बारे में बात कर रहे हैं कि बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रिय पूर्वक सोचते हैं, या बी बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, या सी बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, या डी बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। तो फ्रेंड्स बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। तो फ्रेंड्स यहां पर जो हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा वह होगा डी आंसर बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स, क्योंकि उसने पूछा है कि बच्चों के चिंतन के विषय में, बच्चे चिंतन करते हैं, स्वयं कुछ ना कुछ तो जरूर सोचते हैं और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें केवल जानकारी उपलब्ध कराना है। तो फ्रेंड्स ऐसे जो शब्द होते हैं केवल, भूमिका, ये थोड़े नेगेटिव वर्ड्स में यूज होते हैं। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न कि अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। तो क्या होगा फ्रेंड? सरल, ए पे लिखा है सरल व्यक्तिगत, या बी जटिल निष्क्रिय, या सी जटिल सक्रिय, या डी रैखिक। तो फ्रेंड्स कौन सा इसका आंसर हो सकता है कि अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है? उम्मीदें लगा लिया होगा आपने इसका आंसर। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वह होगा सी, यानी जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। देखिए अधिगम क्या है कि अधिगम को एक जटिल प्रक्रिया इसलिए माना जाता है फ्रेंड्स क्योंकि ये केवल अभ्यास, अनुभूति या प्रशिक्षण के अनुभव आदि के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाले जो स्थायी परिवर्तन होते हैं, इनसे कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होता है, और कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है तो फ्रेंड्स वो कुछ जटिल भी होता है। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न है कि अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को डैश चाहिए? समझना, अनदेखा करना, टालना या उपेक्षित करना।
निम्न में से क्या करना चाहिए, भाषाई विविधता को क्या करना चाहिए। अगर आप अध्यापक बनने जा रहे हैं तो आपको निम्न में से आप क्या करेंगे। लगाइए आप इसका आंसर, लगा लिया होगा उम्मीद। तो चलिए चेक कीजिए अपना आंसर। तो फ्रेंड्स, विविधता को समझना चाहिए, यहां पर हमारा आंसर बिल्कुल ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, प्रश्न की भाषा और प्रश्न कितना बड़ा दिया है और आंसर बहुत छोटा दिया है। फ्रेंड्स, जो सीटेट की खासियत है वह यही है कि बहुत बड़ा प्रश्न होगा और आंसर बिल्कुल छोटा भी होगा। तो प्रश्न की भाषा को आपको समझना है और फिर आप उस प्रश्न के जो पूछा गया है उसका उत्तर आपको देना है। 9 नंबर है, प्रश्न नंबर 9 कि एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपने शिक्षा शास्त्र व आकलन की वीडियो का विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार परिवर्तन करती हैं। यानी शिक्षा शास्त्र आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की, फ्रेंड्स यहां विधियां हैं, ये वीडियो गलत लिख गया है, ये विधियां हैं। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, व्यवहारवादी, अध्यापक केंद्रित या प्रगतिशील। तो फ्रेंड्स क्या करना चाहिए, कौन सा इसका आंसर हो सकता है। एक कक्षा में अध्यापिका जो करती हैं विद्यार्थियों को की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार क्या करेंगे, परिवर्तित करती हैं। पाठ्य पुस्तक केंद्रित या व्यवहारवादी होंगी या अध्यापक केंद्रित होगी या प्रगतिशील होगी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर सोचिए क्या होगा, प्रश्न नंबर 9। फ्रेंड्स देखिए, इसमें जो आंसर होगा इसका वह होगा डी, प्रगतिशील। प्रगतिशील में क्या होता है फ्रेंड्स कि एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपने शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती हैं। प्रगतिशील शिक्षा यानी कक्षा में विविधता को स्वीकार करती है और विद्यार्थियों की योग्यता, क्षमता व आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था को बदलने पर बल देती है। तो आप ये जरूर याद रखें कि प्रगतिशील जो शिक्षा है वह विविधता को स्वीकार करती है और जरूरत के अनुसार परिवर्तन करने पर बल देती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 10, बच्चों को विद्यालय में असफल होना, यानी बच्चों का विद्यालय में असफल होना किस चीज को दर्शाता है। तो ए है साबित करता है कि बच्चों में आनुवांशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ये तो होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट है बी, सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। या सी, प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें भी दिखा रखा है, इसमें भी, ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, शायद बच्चे इसीलिए असफल हो रहे हैं। तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा डी। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं, अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11, समूह में एक दूसरे को पढ़ने और सहायता करने से। देखिए समूह में एक दूसरे को पढ़ने और सहायता करने से क्या होगा, यानी समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होगा फ्रेंड्स, पढ़ाने। ए है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, क्षमा चाहते हैं दोस्तों। बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और ये एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। या बी, बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न रुकावट पैदा करती है। या सी, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। या डी, बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। बताइए फ्रेंड्स क्या इसका आंसर सही हो सकता है कि बच्चे समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या हो सकता है।
तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वह होगा सी, यानी बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। तो यहां हमारा आंसर सी बिल्कुल सही है। किस किस का सी आंसर आया फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय की भूमिका या विद्यालय जो कारक है वो कौन सा होगा? प्राथमिक कारक है, द्वितीय कारक है, या विद्यालय की कोई भूमिका ही नहीं है, कि बहुत कम भूमिका है? यानी बच्चों के सामाजिकरण में यानी चाइल्ड सोशलाइजेशन में जो विद्यालय की भूमिका है वो क्या होगी निम्न में से? उम्मीद है लगा लिया होगा आंसर, तो चेक कीजिए अपना आंसर। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 12 का वह होगा द्वितीय कारक। प्रथम जो कारक है वो आपका परिवार आ जाता है और दूसरा विद्यालय द्वितीय कारक में। तो यहां पर हमारा जो आंसर है फ्रेंड्स वह बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग, या जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की? क्या किसने कहा है फ्रेंड्स बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? लगाइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स इसका आंसर उम्मीद लगा लिया होगा आपने, चलिए चेक कीजिए। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स जीन पियाजे, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड जीन पियाजे के अनुसार क्या है कि बच्चे का जो चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। पियाजे का मानना है कि बच्चों में वास्तविकता का जो रूप चिंतन करते हैं, उनकी खोज करने, उसके बारे में समझ बनाने तथा उसके बारे में सूचना एकत्रित करने की क्षमता, उनके परिपक्वता स्तर, अनुभवों, पारस्परिक अंतर्क्रिया द्वारा निर्धारित होती हैं। तो यहां पर जो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह होगा सी। 14 है प्रश्न नंबर की विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्रेंड्स उसने पूछा है विकास के विषय में। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित अनुवांशिक घटकों के कारण होता है, या बी विकास एक सरल और एक दृश्य प्रक्रिया है, या सी बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। डी है संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। क्या इसका आंसर हो सकता है फ्रेंड्स? उम्मीद लगा लिया होगा। देखिए प्रश्नों का स्तर कितना सरल से कठिन की ओर है और सीबीएसई इससे भी ज्यादा हार्ड पूछने की कोशिश करेगा इस बार। तो फ्रेंड्स इस तरह के प्रश्न जरूर करके जाएं और अगली वीडियो जो आएगी फ्रेंड्स तो बिल्कुल आपको कथन के और अभिकथन के प्रश्नों को देखने मिलेगा। तो पहले हम चल रहे हैं कि सरल से कठिन की ओर, तो ये भी हमारी एक शिक्षण की विधि है। और बताएं फ्रेंड्स ये कौन सी विधि कहलाती है सरल से कठिन की ओर? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं। और इसी पर आधारित होगी हमारी अगली वीडियो जो कि सीडीपी से रिलेटेड होगी, तो आप उसको देखना ना भूलें। और चैनल पर पहली बार आए तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपकी आने वाली जो वीडियो हमारी वो मिस ना हो जाए। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए देख लेते हैं। 14 प्रश्न का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा सी, यानी बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। तो यहां हमारा आंसर बिल्कुल सी बिल्कुल सही होगा। किस किस का सी आंसर आया? 15 प्रश्न नंबर है कि निम्नलिखित में से मध्य बाल अवस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? मध्य बाल अवस्था जो होती है फ्रेंड्स उसका प्रमाण चिन्ह कौन सा है? मुख्य प्रमाण चिन्ह पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, या बी वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से होने की क्षमता का विकास, प्रतीकात्मक खेल का उभरना, या तर्क संगत विचारों का जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त होते हैं। मूर्ति लिख गया फ्रेंड्स यहां पर, ये टाइपिंग मिस्टेक कुछ ज्यादा हो रही, मूर्त है फ्रेंड्स ये। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह क्या होगा? सोचिए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स डी, कि मध्य बाल अवस्था में तर्क संगत विचारों का विकास जो कि एक प्राकृतिक मूर्त रूप से है। तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक मूर्त रूप से है मध्य बाल अवस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह है।
पियाजे के अनुसार मध्य बाल अवस्था की जो अवधि मानी है वो 7 से 11 या 12 वर्ष के आसपास मानी है फ्रेंड्स। जीन पियाजे के अनुसार 7 से 11 या 12 के आसपास। तो उन्होंने कहा है कि जिसको इन्होंने मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था कहा है और इसे संक्रियात्मक अवस्था का नाम भी दिया है। इस अवस्था में बालक मूर्त रूप से सोचने, तर्क करने, संरक्षण और जैसे गुणों का विकास हो जाता है, उसमें वह वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर सकता है। तो ये जीन पियाजे के अनुसार है और देखिए जीन पियाजे का सिद्धांत आप लोग अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट है 16 प्रश्न नंबर, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, देखिए अभी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में अभी बात हुई थी कि बालक मूर्त अमृत जो अवस्था होती है मध्य बाल अवस्था 7 से 11 या 12 वर्ष के आसपास। तो चलिए देख लेते हैं यहां पर इसके विकल्प। ए विकल्प है कि संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्ध करने में सक्षम नहीं है, या बी प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं, या सी परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क और प्रतिव्यक्ति चिंतन करने में समर्थ हैं, या सी केंद्रीयकरण और अनुत्कीर्णनीय सोच से आबद्ध है फ्रेंड्स ये। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16 फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वह होगा सी, यानी परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन के सामर्थ्य। तो हमारा यहां पर जो आंसर फ्रेंड सही होगा वह सी होगा, क्योंकि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करते में समर्थ होते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो फ्रेंड्स इसके जो विकल्प हैं वह दिए गए हैं। प्रश्न देखिए कितनी लेंथी है, बड़ा दिया गया है, आपको पढ़ने में समझने में थोड़ा सा वो लगेगा। यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, या बी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, या सी दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, या डी सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। क्या इसका आंसर होगा फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 17 का। तो यहां पर जो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा वह होगा डी सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के सिद्धांत में जो बताया गया है फ्रेंड्स, उन्होंने सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास अवस्था में व्यक्ति पर विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा डी। किस किस का फ्रेंड्स डी आंसर आया। प्रश्न नंबर 18 कि बाल्य अवस्था की अवधि में विकास में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, या बी अनियमित और असंबद्ध होता है, या सी धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, या डी बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बाल्य अवस्था की अवधि में पूछा है फ्रेंड्स विकास किस तरह से होता है बाल्य अवस्था में। तो फ्रेंड्स बाल्य अवस्था में जो अवधि में विकास होता है वह कैसा होता है, बहुस्तरीय और मिश्रित। तो यहां पर हमारा आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, निकटस्थ विकास का सिद्धांत, ये इंपोर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लें, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है और ये पूछा जाता है निकटस्थ विकास का क्षेत्र कौन सा होता है। तो इसके बारे में यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है इसको पूछा जाता है फ्रेंड्स। ये ZPD जो सिद्धांत है ZPD के बारे में जरूर पूछा जाता है, तो इसको जरूर याद कर लें। इसके देख लेते हैं फ्रेंड्स विकल्प
कि वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, या बी वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं, या सी बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कुशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है, या डी विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चों को करने चाहिए परंतु वह कर नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा है उसने निकटतम विकास का क्षेत्र, तो यहां पर जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा आपका, कौन सा आंसर होगा फ्रेंड्स, ZPD, यानी जो कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का है, इसका आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा, यहां पर दिख भी रहा है कि मध्य का क्षेत्र है, तो यहां पर हमारा सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि बच्चा बिना मदद के कर सकता है। संभावित विकास का क्षेत्र, बच्चा किसी की सहायता से कर सकता है, तो बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कुशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शनों के मध्य का क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 20 और हमारी इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन कैसे होगा? अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के लिए प्रयोजन से बेहद सफल व असफल विद्यार्थियों की पहचानने में सहायक होता है, या बी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। सी नंबर है कि बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। तो फ्रेंड्स क्या इसका आंसर होगा? तो ये तो हमारे नेगेटिव वर्ड शो कर रहे हैं फ्रेंड्स दोनों, तो ये तो हो नहीं सकते। और अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के लिए प्रयोजन से बेहद सफल काम, फ्रेंड्स ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एक प्रगतिशील जो कक्षा के बारे में भी हमने पीछे पढ़ा था कि एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ता क्या है फ्रेंड्स का मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। तो और ये भी है कि प्रगतिशील शिक्षण में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जाता है जिससे कि सभी जरूरतों को, कक्षा की सभी जरूरतों को पूरा किया जा सके। तो फ्रेंड्स ये थे 20 प्रश्न जो कि नए पैटर्न पर आधारित थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप हमारी CTET की प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं और सुपर टेट की भी वीडियो पड़ी हुई है, आप वह भी जाकर के हिंदी से रिलेटेड चैनल पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।